हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रश्न क्रमांक 2 तक सभी प्रश्नों का हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में 5 पूछी है, आप चाहें तो कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती है। अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। इसके बाद क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो हमें यदि 5 ज्ञात करनी है तो 5 से हम एक ज्यादा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। यदि हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती तो हम क्या करते? 6 + 1 करते, तो कितने से गुणा करते? 7 से गुणा करते। इसलिए यहां पर हम लिखेंगे 5 + 1 बराबर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्या में 3/5 में अंश बाहर में कितने से गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार से 4/5 में भी हम अंश बाहर में कितने से गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे। यदि हमें क्वेश्चन में 7 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती तो हम क्या यहाँ पर क्या करते? 7 + 1 करते, तो कितने हो जाते? 8 हो जाते। तो हम क्या करते? 8 का अंश बाहर में 8 से गुणा करते। इसी प्रकार से 4/5 में भी हम अंश बाहर में 8 से गुणा करते। लेकिन क्वेश्चन में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे? 5 + 1 बराबर 6 का अंश बाहर में गुणा करेंगे। का अंश बाहर में गुणा करने पर, तो यहां पर सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को यहां पर हम लिखेंगे 3/5, इसी प्रकार से 4/5। तो हम क्या करेंगे? अंश बाहर में 6 से गुणा करेंगे। 3/5 में भी हम अंश में गुणा करेंगे, इसी प्रकार से हर में गुणा करेंगे। इसी प्रकार से 4/5 में भी हम अंश में 6 से गुणा करेंगे और हर में 6 से गुणा करेंगे। जैसे ही यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का गुणा 6 से होगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। और 5 का गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 30। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 का गुणा 6 से होगा तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 24 और नीचे हो जाएंगे। 5 का गुणा 6 से होगा तो यहाँ पर 30 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर की संख्या क्या हो चुकी है? समान हो चुकी है, लेकिन अंश की संख्या यहाँ पर क्या है? अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे? 18 और 24 के बीच जितने भी संख्या उन संख्याओं को यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18/30 जांघिता लिखेंगे। 18 के बाद कौन सी संख्या आती है? 19, तो 19/30 लिखेंगे। इसी प्रकार से 20/30 और आगे 21/30, इसके बाद 22/30 और इसके बाद 23/30 और 24/30 को हम जांघिता लिखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 18/30 और 24/30 इसका मतलब क्या है? 3/5 और 4/5। यदि वापस इसको हम 6 से डिवाइड कर दें, इसी प्रकार से यदि हम 24/30 को भी 6 से डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? 18/30 की जगह कि हमारी संख्या क्या बन जाएगी? 3/5 और 24/30 की जगह हमारी संख्या जो 4/5 बन जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी आपकी 19/30, इसके बाद 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, जो हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है वो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 परिमेय संख्या।
कौन कौन सी हो जाएंगी यहाँ पर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और इसके बाद 23/30। तो इस प्रकार से आपकी ये संख्या होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे होंगी। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 3 का हल हो जाएगा। इस प्रकार का आपका कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपको इसी विधि से हल करना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहला प्रश्न कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अब आइए इसको हम समझते हैं कि ये सत्य क्यों है और इसका हमें कारण भी बताना है। तो आइए इसको हम रफ में समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या तो आप लोगों को पता होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होगी। प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। इसके बाद पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे तक और अनंत तक संख्या जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक का मतलब यहाँ पर क्या है कि हर एक संख्या यानी कि हर एक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। तो इसका कथन क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से होती है, लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से होती है। तो यहाँ पर हमारा कथन क्या है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या में ही तो हमारी प्राकृतिक संख्या सम्मिलित होती है। पूर्ण संख्याओं में ही हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या सम्मिलित होती है। इसलिए हमारा कथन क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर हम इसका कारण भी लिख सकते हैं क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ही सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं या शामिल होती हैं। तो यहाँ पर हमने कारण लिखा कि सत्य है। क्यों सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह, जो पूर्ण संख्याओं का संग्रह होता है 0 से लेकर कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। इन संख्याओं के संग्रह में क्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं या शामिल होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में ही प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। तो यहाँ पर हमने कारण लिखा कि क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब क्यों असत्य हो जाएगा, इसका कारण भी हमें बताना है। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम पूर्णांक संख्याओं की बात करें तो पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, जो संख्या रेखा के दोनों तरफ होती हैं। बीच में हमारा होता है 0, इस तरफ जो होती हैं प्लस की संख्या होती है, पूरी धनात्मक संख्या, और ये कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। इसी प्रकार से इस तरफ क्या होती हैं, माइनस की संख्या, ऋणात्मक संख्या, -2, -3। तो यहाँ पर हमारा कथन क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, माइनस की संख्या और प्लस की संख्या और उसमें 0 भी शामिल होता है, क्या होती हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या जो होती हैं वो 0 से यहाँ से शुरू होती हैं। तो यहाँ पर हमारा कथन क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक हैं क्या एक पूर्ण संख्या होती हैं, तो नहीं होती हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्या में क्या होती हैं, ऋण की और धन की संख्या होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होती हैं, धनात्मक संख्या होती हैं। इसलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कारण लिख सकते हैं क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी ऋणात्मक संख्या नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से हम कारण भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से कारण लिखा क्योंकि कथन असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि -3 एक पूर्ण संख्या नहीं है। आप चाहे तो कोई भी माइनस की संख्या यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्या में माइनस की, प्लस की और 0 भी शामिल होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में केवल प्लस की संख्या सम्मिलित होती है। इस प्रकार से हमने कथन में लिखा कि कथन क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि -3 एक पूर्ण संख्या नहीं है। चाहे तो आप यहाँ पर माइनस की कोई भी संख्या लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा प्रश्न कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आइए इस प्रश्न को हम समझते हैं।
तो सबसे पहले इसका हम आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका कथन है वो आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा असत्य। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं, जो p बटे q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं। तो जैसे हम परिमेय संख्या को कुछ उदाहरण लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे 0 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि इसके बटे में 1 हो सकता है। इसी प्रकार से 1/1 भी परिमेय संख्या हो जाएगी, 2/3 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, 4/5 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से और आगे तक की संख्या है। इसके बाद पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या जो होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3 इसी प्रकार से अनंत तक की संख्या है। तो यहाँ पर हमारा कथन क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, क्योंकि यदि हम 4/5 की बात करें तो 4/5 तो एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या तो नहीं है। लेकिन कथन में भी पूछ रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक का मतलब यहाँ पर क्या है कि हर एक संख्या की एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 4/5 एक क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर आप कोई भी संख्या का उदाहरण लेकर यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर चाहें तो आप माइनस की संख्या भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर यदि हम -10/2 की बात करें तो यहाँ पर -10/2 एक परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋण की संख्या शामिल नहीं होती हैं। लेकिन परिमेय संख्या में जो बटे वाली संख्या होती हैं, ऋण की संख्या होती हैं, वो परिमेय संख्या में शामिल होती हैं। तो यहाँ पर आइए इसका हम कारण लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से कारण भी लिख सकते हैं कि कथन क्या है हमारा, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि उदाहरण के लिए हम कोई भी संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 5/2 लिखा, चाहे आप कोई भी संख्या यहाँ पर बटे वाली संख्या लिख सकते हैं कि उदाहरण के लिए 5/2 एक परिमेय संख्या तो है परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।